हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी बाय सक्सेस। तो हम पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 7 रीचिंग द एज ऑफ अडोलसेंस। ठीक है, तो हमने ये लेक्चर कंप्लीट आधा हमारा हो गया है। आज ये हमारी लास्ट वीडियो है इस चैप्टर की। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। कि हार्मोन्स का क्या रोल होता है कि इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स को इनकी लाइफ को कंप्लीट करने में। द टैडपोल पासिस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो आपने ये लास्ट चैप्टर में देखा था कि लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग देखी थी कि मेटामॉर्फोसिस हम लाइफ साइकिल के प्रोसेस को नाम देते हैं कि कैसे एक टैडपोल फ्रॉग में चेंज होता है, वो कैसे अडल्ट बनता है। ठीक है, ये हमने पूरा लास्ट चैप्टर में हमने डिटेल से स्टडी करा था। तो द टैडपोल पासिस थ्रू द सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। टैडपोल को बहुत सारे स्टेजेस से पास होना पड़ता है एक अडल्ट फ्रॉग बनने में। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है चेंज का, लार्वा से अडल्ट का बनना, एक टैडपोल से पूरे बिकम अडल्ट फ्रॉग का बनना, उस चेंज को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस हम बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस होता है जो अडल्ट बनता है एक टैडपोल सर्टेन स्टेजेस से पास होकर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हॉर्मोन्स। जो इंसेक्ट में मेटामॉर्फोसिस होता है वो कंट्रोल्ड होता है बाय द इंसेक्ट हॉर्मोन से, बट इन अ फ्रॉग इट इज कंट्रोल्ड बाय थायरोक्सिन। पर फ्रॉग में जो मेटामॉर्फोसिस जो कंट्रोल होता है वो किससे कंट्रोल होता है? थायरोक्सिन हार्मोन से कंट्रोल होता है। द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थायराइड, जो कि प्रोड्यूस करता है, थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है हार्मोन। ठीक है, थायरोक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। तो थायरोक्सिन की कैसे प्रोडक्शन होती है? थायरोक्सिन प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। वो क्या रिक्वायर करती है? उसको जरूरत होती है वाटर में आयोडीन होने की रिक्वायरमेंट होती है थायरोक्सिन हार्मोन को। ठीक है, जो कि फ्रॉग में कंट्रोल्ड होता है बाय दी थायरोक्सिन हार्मोन। इफ द वाटर इन विच द tadpoles are growing does not contain sufficient iodine, the tadpoles can't become adults. अगर वाटर में जिसमें टैडपोल ग्रो कर रहे हैं उस वाटर में सफिशिएंट आयोडीन की अमाउंट प्रेजेंट नहीं होगी, अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं प्रेजेंट होगी आयोडीन की, थायरोक्सिन हार्मोन नहीं प्रोड्यूस होगा, और अगर थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होगा तो टैडपोल अडल्ट्स नहीं बन सकेंगे, मतलब कि टैडपोल्स फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो टैडपोल्स को अडल्ट फ्रॉग बनने में एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ आयोडीन इज रिक्वायर्ड इन दैट वाटर इन विच टैडपोल्स आर ग्रोइंग। ठीक है, तो आयोडीन की अमाउंट का सफिशिएंट होना बहुत जरूरी है जिसमें टैडपोल्स ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तभी टैडपोल की सफिशिएंट ग्रोथ हो पाएगी जिसकी वजह से वो फ्रॉग में चेंज बिकम फ्रॉग इन विच दे बिकम अ फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। According to WHO means World Health Organization, the reproductive health is defined as a state of physical, mental, and social well-being of a person in all matters relating to the reproductive system at all stages of life। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू WHO द रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे डिफाइन करती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन होती है कि स्टेट है फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ अ पर्सन, हर मैटर से रिलेटेड टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। Physical and mental well-being of an individual is regarded as an individual health। जो कि हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ होती है वो अपनी अपनी सबकी होती है, इंडिविजुअल हेल्थ पे डिपेंड करती है। टू कीप द बॉडी हेल्दी, सबको अपनी बॉडी हेल्दी रखने के लिए एवरी ह्यूमन बींग, हर एक ह्यूमन बींग को एट एनी एज, किसी भी एज, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, नीड्स टू हैव ए बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। बैलेंस डाइट, जैसे बैलेंस डाइट आपने छोटे होते पढ़ा होता है, बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, फैट्स, कार्ब्स सब इंक्लूड हो, उसको बोलते हैं हम बैलेंस डाइट।
The person must also observe personal hygiene and undertake adequate physical exercise. तो बॉडी हेल्दी रखने के लिए सब ह्यूमन बींग्स को, चाहे वो किसी भी एज का हो, छोटा हो, बड़ा हो या ओल्ड हो, सबको एक बैलेंस डाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और अपनी पर्सनल हाइजीन मतलब कि क्लीनलीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्दी रहने के लिए। एंड अंडरटेक एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज, और फिजिकल एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी होती है टू कीप द बॉडी हेल्दी। ठीक है। ड्यूरिंग अडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। तो जो अडोलसेंस के टाइम ये और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है। एक हमारी अडोलसेंस की ऐसी स्टेज होती है, ये पीरियड ऐसा होता है जिसमें हमारी बॉडी फुली ग्रो कर रही होती है। इसमें हमारी हाइट में चेंजेस आते हैं, हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट में चेंजेस आते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ में चेंजेस आते हैं, हमारे फिजिकल हेल्थ में चेंजेस आते हैं। ठीक है। तो इसलिए अडोलसेंस के टाइम ये और भी ज्यादा जरूरी है हमारी बॉडी के लिए कि पर्सनल हाइजीन हम रखें, बैलेंस डाइट हम ले, एडुकेट फिजिकल एक्सरसाइज हमें करनी ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है। तो ये अडोलसेंस के टाइम ये सब और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, और ये सबके लिए जरूरी है, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो आपके मदर फादर हो, चाहे आपके ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर हो। तो ये हर एज के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि फर्स्ट है न्यूट्रिशनल नीड्स होती है अडोलसेंस की। न्यूट्रिशनल नीड्स क्या क्या जरूरी होती है अडोलसेंस के टाइम। अडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अडोलसेंस एक ऐसी स्टेज है जहाँ पर हमें रैपिड ग्रोथ देखने को मिलती है और हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इस टाइम पे ज्यादा हमारी हाइट ग्रो होती है, हमारी मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट हो रही होती है। Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned. तो adolescent मतलब जो पर्सन adolescence की स्टेज में है उस पर्सन को हम adolescent बोलते हैं। adolescent के लिए एक डाइट का प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। You have already learned what a balanced diet is. आपने मतलब बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, जानते भी हो कि बैलेंस डाइट क्या होती है। ठीक है। बैलेंस डाइट क्या होती है, जिसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड विटामिन एक मतलब कि प्रोपोर्शन में प्रेजेंट हो, ना कोई ज्यादा हो ना कोई कम हो, एक रिक्वेस्ट प्रोपोर्शन में सारी चीजें इंक्लूडेड हो, उसको क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट। Our Indian meal of roti, rice, dal, pulses and vegetables is a balanced meal. तो हमारे इंडियन मील में मतलब जो हम खाना खाते हैं, आप रोटी, राइस, दाल, पल्सेस, इनमें क्या होता है, रोटी में कार्बोहाइड्रेट, राइस में कार्बोहाइड्रेट, दाल पल्सेस में क्या होती है, प्रोटीन्स होते हैं, वेजिटेबल्स में क्या होती है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं। ठीक है। इज अ बैलेंस्ड मील, ये हमारी बैलेंस्ड मील है। मिल्क इज ए बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क एक बैलेंस्ड फूड है अपने आप में। मिल्क में हर चीज प्रेजेंट होती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। मिल्क एक बैलेंस्ड फूड है। ठीक है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, फ्रूट्स भी हमें नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। फॉर इन्फेंट्स, जो छोटे बच्चे होते हैं, मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द न्यूरिशमेंट दैट दे नीड। तो मिल्क एक बैलेंस फूड अपने आप में एक बैलेंस फूड है, तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, जो उनको मदर्स मिल्क प्रोवाइड करते हैं और उनकी बॉडी को पूरा नरिशमेंट मिल जाता है जो भी उन्हें चाहिए होता है, क्योंकि बच्चे मिल्क के अलावा कुछ नहीं पीते जब वो बिल्कुल छोटे, जब वो बोर्न होते हैं। ठीक है। Iron builds blood and iron-rich foods such as leafy vegetables, jaggery, citrus, Indian gooseberry जिसको हम आंवला बोलते हैं, are good for adolescents. तो adolescents के लिए आयरन, जो आयरन बिल्ड ब्लड, आयरन से क्या बनता है, ब्लड बनता है। और आयरन रिच फूड कौन कौन से होते हैं, जैसे कि हरी सब्जियां, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जैगरी मतलब गुड़, मीट, सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज, ये सब जिसमें सिट्रस विटामिन सी प्रेजेंट होता है। इंडियन गूसबेरी जिसको हम आंवला बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और गुड होता है, आयरन रिच होती है और अडोलसेंट्स के लिए अच्छी होती है। Chips and packed or tinned snacks, though very tasty, should never replace regular meals as they do not have any adequate nutritional value. जो चिप्स होते हैं या फिर जो पैक्ड स्नैक्स मार्केट में मिलते हैं, वो टेस्टी तो होते हैं
पर उनके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, इसलिए वो रेगुलर मील्स को रिप्लेस नहीं कर सकती है। इसलिए आपको बैलेंस्ड मील खाना चाहिए और ये चिप्स स्नैक्स इनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इतनी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एवरीवन शुड हैव बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। सबको हर एक मतलब एक दिन में एक बार तो नहाना ही नहाना चाहिए। बाथ इट इज मोर नेसेसरी फॉर टीनेजर्स। टीनेजर्स के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि जो उनकी इंक्रीज एक्टिविटी होती है स्वेट ग्लैंड्स की, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में स्मेल आ सकती है, ठीक है। स्वेट पसीने ज़्यादा आते हैं टीनेजर्स को क्योंकि एक्टिविटी इंक्रीज होती है स्वेट ग्लैंड्स की उस टाइम पर, तो इसलिए उनको भी बाथ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हर एक बॉडी का हर एक पार्ट हर रोज क्लीन होना चाहिए, वॉश होना चाहिए अच्छी तरह। इफ क्लीनिनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर अच्छे से बॉडी वॉश प्रॉपरली नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, क्लीनिनेस मेंटेन नहीं करोगे, साफ सुथरे नहीं रहोगे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। Girls should take special care of cleanliness during the time of menstrual flow. गर्ल्स को ज़्यादा स्पेशल केयर रखनी चाहिए क्लीनलीनेस की जिस टाइम उनका मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा होता है। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ट्रैक रखना चाहिए कि किस आपकी जैसे 28 to 30 डेज में आ रही, किसी को थोड़ा सा लेट हो जाता है, उनका ट्रैक रखना चाहिए और प्रिपेयर होना चाहिए आने वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए। यूज सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स, क्लीन पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 hours एज पर द रिक्वायरमेंट। तो गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स को यूज करना चाहिए फॉर द क्लीनलीनेस। पैड्स को चेंज करते रहना चाहिए एवरी 4 to 5 hours, ठीक है। ये एक एवरेज बताया गया है सब के एज पर द रिक्वायरमेंट यू कैन चेंज योर पैड्स एंड मेंटेन द क्लीनलीनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अडोलसेंट एज वेल एज at any age. It is very important. Walking and playing in fresh air keeps the body fit and healthy. Playing, walking, fresh air में करने से body fit और healthy रहती है। All young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games. ज़्यादा से ज़्यादा outdoor game खेलो, walk लो, brisk walk करो, एक्सरसाइज करो। सारे यंग बॉयज़ और गर्ल्स को ज़रूर करना चाहिए। आउटडोर गेम्स खेलो क्योंकि आजकल मोबाइल फ़ोन्स में आप लोग इंडोर मतलब घर के अंदर ज़्यादातर रहते हो, तो आउटडोर गेम्स को प्रेफर करो। बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल खेलो, ठीक है। आउटडोर गेम्स खेलो, स्विमिंग करो, बाहर खेलने जाओ, वॉक करो। फ्रेश एयर में अपनी हमारी बॉडी फिट और हेल्दी रहती है। फिजिकल एक्सरसाइज प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम हार्ट डिजीज, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड ओबेसिटी। फिजिकल एक्सरसाइज प्रोटेक्ट करती है पर्सन को हार्ट डिजीज से, हाई ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से, ओबेसिटी से। फिजिकल एक्सरसाइज बिल्ड्स एंड मेंटेन हेल्दी मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, जो कि अडोलसेंट्स के लिए ज़रूरी होते हैं कि उनकी मसल्स हेल्दी रहे, बोन्स हेल्दी रहे, जॉइंट्स, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज इंक्रीज आर एफिशिएंसी इन स्टडी, स्पोर्ट्स एंड वर्क्स। तो फिजिकल एक्सरसाइज हमारी एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है कि हम अच्छे से स्टडी कर पाए, स्पोर्ट्स एंड वर्क्स अच्छे से। हमारी अगर मेंटल डेवलपमेंट होगी, जो कि हम अगर फिट रहेंगे, हमारा माइंड हेल्दी रहेगा, तो हम अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव्स द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है, इसके वजह से हम अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। फिजिकल एक्सरसाइज इम्प्रूव्स द जनरल सेंस ऑफ वेलबींग एंड मेक्स अ पर्सन फील हैप्पियर। फिजिकल एक्सरसाइज क्या इम्प्रूव करती है, हमारे खुश रहने में इम्पॉर्टेंट होती है कि हमें अच्छा लगता है। अगर हम बाहर अच्छी फ्रेश एयर में घूमेंगे तो हमारी बॉडी को भी रिलैक्स फील होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है से नो टू ड्रग्स। ड्रग्स को हमें नहीं लेना चाहिए। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up.
तो अडोलसेंस के पीरियड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी की एक्टिविटी और माइंड की एक्टिविटी होती है, जो एक नॉर्मल पार्ट है हमारी ग्रोइंग का। मतलब जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारे अडोलसेंस का टाइम पीरियड आ रहा है या हम उस टाइम पीरियड में है, तो एक ये नॉर्मल है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा एक्टिविटीज़ और बॉडी में हॉर्मोन्स का चेंज होना, ये सब एक नॉर्मल पार्ट है, ये सबके साथ होता है, ठीक है। से डू नॉट फील कंफ्यूज और इनसिक्योर, तो कंफ्यूज और इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, ठीक है। इफ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। अगर कोई आपको कहे कि आपको इन सब से रिलीफ मिलेगा, आप इनसिक्योर फील नहीं करोगे, कंफ्यूज नहीं रहोगे, माइंड आपका रिलैक्स हो जाएगा, आप ड्रग ले लो थोड़े से, तो आप उनको सिंपली नो बोलना चाहिए आपको, अनलेस आप किसी डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन नहीं लेते, ठीक है। ड्रग्स आर एडिक्टिव, एडिक्टिव होते हैं। अगर आपने एक बार उनको लेना स्टार्ट कर दिया तो आपका मन करेगा आप उनको बार बार लेते रहो, ठीक है। और ये हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, दे ruin हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हमारी हेल्थ को खराब करते हैं, हमारी खुशियों को खराब कर देती है, ठीक है। You must have heard about AIDS, which is caused by a dangerous virus HIV. आपने जरूर सुना होगा एड्स के बारे में, जो कि फैलता है बाय अ डेंजरस वायरस HIV, मतलब ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस से फैलता है एड्स। ये क्या करता है, दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये वायरस कैसे पास टू करता है, एक नॉर्मल पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन को, इन्फेक्टेड पर्सन से नॉर्मल पर्सन में कैसे आता है, बाय शेयरिंग द सिरिंजेस यूज्ड फॉर इंजेक्टिंग ड्रग्स। जो कि ड्रग्स इंजेक्टिंग ड्रग्स की जो सिरिंजेस होती हैं वो यूज करती है इन्फेक्टेड पर्सन को, वो अगर यूज हो जाए, शेयर हो जाए नॉर्मल पर्सन को, तो ये HIV वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से एड्स होता है। इट कैन ऑल्सो ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू हर मिल्क। अगर उसकी मदर इन्फेक्टेड है एड्स से, तो उसके जो बॉर्न बेबी है, छोटा बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें भी आ जाता है। किससे आता है, बाय मिल्क से आ जाता है, क्योंकि वो छोटा जो बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी होता है, वो अपनी मदर का ही मिल्क लेता है, तो मिल्क से उसको भी उसके ट्रांसमिटेड हो जाता है। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन इन्फेक्टेड विद HIV। ये वायरस ट्रांसमिट कैसे हो सकता है, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है। जिसको HIV है, उस अगर उससे सेक्सुअल कांटेक्ट किया जाए तो उससे भी आ सकता है। तो ड्रग्स को तो बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। किसी मेडिसिन को अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा है तो ही आपको लेनी चाहिए, अनलेस आपको नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो नो टू ड्रग्स ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अडोलसेंस के टाइम हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे होते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही होती है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट हो रहा होता है हमारी बॉडी में। तो ये बहुत सारे चेंजेस होने के कारण एक बच्चा कंफ्यूज और इनसिक्योर फील करता है, जिसकी वजह से अगर कोई उसको सजेस्ट करता है ड्रग्स ले लो, तो वो उसके ऐसे किसी के भी जाल में नहीं फंसना चाहिए, किसी के भी बातों में नहीं आना चाहिए। ड्रग्स बहुत एडिक्टिव होते हैं, अगर आपने एक बार उनको लेना स्टार्ट कर दिया तो आपका बार बार मन होगा उनको लेने का, और ये आपकी बॉडी को बहुत हार्मफुल होते हैं, हमारी बॉडी के लिए सारी हेल्थ खराब हो जाती है, ठीक है। और बहुत सारे वायरस बीमारियां बहुत कुछ होता है, तो इसको प्लीज़ इग्नोर करो, ठीक है। और फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा करो, पर्सनल हाइजीन रखो, न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करो, एक बैलेंस डाइट लो, ये सब अडोलसेंट्स की पीरियड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अपनी हेल्थ को मेंटेन रखो, ठीक है। तो आज तो ये हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू, आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, रिवाइज करते रहिए। इफ़ यू वांट द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, गो टू द ग्रुप डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड द स्टडी बाय सक्सेस ऐप टू एक्सेस द नोट्स। थैंक यू।